Hello everyone, welcome to Engineering Hotspot. My name is Akansha and let's start with our next lecture. You can download the Engineering Hotspot app from the App Store. Link will be given in the description box. तो आज का हमारा टॉपिक है मिसलीनियस हम लोग कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारे अपार्ट फ्रॉम द इंग्लिश ग्रामर कोर टॉपिक्स होते हैं, उनके अलावा हम क्वेश्चन पैटर्न्स को या फिर अदर टॉपिक्स को डील करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे फिलर्स या फिर फिलअप्स जिन्हें कहते हैं। तो एज वी ऑल नो, फिल इन द ब्लैंक्स। एक सेंटेंस दे रखा होगा, आपके पास ब्लैंक्स होंगे और उन्हें आपको अप्रोप्रिएट आंसर से 4 ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन के साथ में आपको जाना होता है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज कि ये हमारे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को प्लस वोकैबुलरी को हम ग्रैस्प करके जब हम पढ़ लेते हैं उसके बाद में ही हम अप्रोप्रिएट आंसर निकाल पाते हैं। तो बेसिकली ये सारे हमारे सिलेबस का निचोड़ होते हैं ये वाले क्वेश्चंस, जिसमें हमको सारे टैक्टिक्स लगाने होते हैं कि किस टॉपिक में से क्वेश्चन आया है। As candidate must have a strong command over English language along with a flair for grammar and good vocabulary to solve such question. As I said कि ग्रामर के टॉपिक्स तो आपको होने ही चाहिए कंफर्म, साथ ही साथ में आपकी वोकैबुलरी पे भी ऑन द सेम टाइम साइमल्टेनियसली आपका फोकस आना चाहिए। तो फिलर्स या फिर फिलअप्स जो होते हैं हमारे, वो 3 तरीके से पूछे जाते हैं। सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स या फिर कभी कभी एक सेंटेंस में ट्रिपल फिलर्स भी पूछ लिए जाते हैं। एज इन हम एग्जाम्पल के तौर पे एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सिंगल फिलर्स होते हैं जैसे कि पूरा आपको एक सेंटेंस दे रखा होगा और एक फिलअप आपको दे रखा होगा 4 ऑप्शंस के साथ में कि बेस्ट सूटेबल जो है आपको वो फिल आउट करना होता है। अभी सिर्फ ये क्वेश्चन पैटर्न देख लीजिए, उसके बाद में हम इनको डील करते हैं कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। नेक्स्ट इज सिंगल फिलर के अंदर ये है डबल फिलर। डबल फिलर्स में आपको 2 ऑप्शंस होंगे और 2 ही आपके पास में आंसर्स में भी 2 ऑप्शंस होंगे। इसमें से बेस्ट आपको पेयरिंग करके चेक करना होता है कि 2 कौन से ऐसे बेस्ट ऑप्शंस हैं या 2 कौन से ऐसी पेयरिंग्स हैं जो हमारे सेंटेंस को सूट करती है। एंड नेक्स्ट वन इज हमारे थर्ड फिलर्स होते हैं, ये रहे ट्रिपल फिलर्स। ये बेसिकली एक पैराग्राफ फॉर्म में भी हो सकता है या फिर किसी तरीके का डिस्क्रिप्शंस होते हैं और यहाँ पे भी वही पेयरिंग के हिसाब से 3 ऑप्शंस आपको दिए हुए होते हैं जो कि हमको फिलअप करने होते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे फिलर्स के क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि इनको अटेम्प्ट कैसे करने हैं। तो देखो, वैसे तो हमको सारे के सारे हमारे टॉपिक्स जो हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई सेंटेंस है, वहाँ पे आपको अगर आपके ऑप्शंस को देख के फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना होता है कि ऑप्शंस इस हिसाब से दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ए एन दा है तो आप ऑप्शंस देख करके समझ जाओगे कि ये आर्टिकल्स में से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये फिल इन द ब्लैंक जो है वो आर्टिकल का है। एक्सेप्ट फ्रॉम दिस हमको देखना होता है इन स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग कि हम किस तरीके का उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस। तो पहला ही जो हमारा रूल है या फिर हमारी पहली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो है रीड द सेंटेंस केयरफुली। ऑफ कोर्स हमको सेंटेंस को 1 बार 2 बार जितना भी हम उसको ग्रैस्प कर सके उसको 1 बार ढंग से पढ़ना होगा। यूज कनोटेशंस। तो कनोटेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जब जो वर्ड दे रखा है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंगल लाइनर है, एक ही फिलर है, सिंगल फिलर है, तो वहाँ पे जो वर्ड्स दे रखे हैं उस सेंटेंस में ऑलरेडी जो दे रखे हैं तो उनका क्या मीनिंग जाता है एज पर द कॉन्टेक्स्ट, कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको ऑप्शंस के अंदर अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना चाहिए। या फिर सेम अगर मान लीजिए कि 3 ट्रिपल फिलर का क्वेश्चन आया हुआ है तो सेंटेंस या पैराग्राफ में जो भी आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है कि इस शब्द का क्या मतलब होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर निकालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि विजिटर, अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में विजिटर है और आपको उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, तो विजिटर क्या है, एक न्यूट्रल कनोटेशन होता है, मतलब ना ही ये पॉजिटिव चीज है। भाई विजिटर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट व्हेन वी से नाउन के अंदर हमारे पास गेस्ट वर्ड लिखा हुआ है तो गेस्ट का हम कनोटेशन ये लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। हमारा जो सेंटेंस है उसमें कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, तो नेगेटिव ऑप्शंस जो होंगे वो हम उनको एलिमिनेट कर देंगे और किसी पॉजिटिव वर्ड के साथ में हम अपने आंसर के लिए जाएंगे। और अब उसी के ऑपोजिट अगर इंट्रूडर लिखा होता है तो हमारा नेगेटिव सेंस जाता है उस चीज को लेकर के। तो पहले ध्यान से पढ़ना है सेंटेंस और उसके बाद में कंटेक्स्ट क्या है सेंटेंस का उसके ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट इज लेट्स सी अ एग्जांपल फॉर दिस। आई रियलाइज दैट यू आर फीलिंग डैश बट आईड रेदर नॉट डिस्कस दिस मैटर। अब यहाँ पे जो भी आपका सेंटेंस है वो किस तरीके की आपको
कंटेक्स्ट दे रहा है। तो देखो यहाँ पे जो भी सेंटेंस है उसके अंदर कहीं पे भी आपको नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे नोजी, प्रेइंग या इंक्विजिटिव, 3 ऑप्शन है इन तीनों के अंदर। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास कहीं पे भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही है, जबकि ऑप्शन में नोजी और प्रेइंग दोनों ही नेगेटिव सेंस को डिनोट करता है। तो विल गो विद द थर्ड ऑप्शन। तो ये तो एलिमिनेट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट तरीका ही होता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमको आइडेंटिफाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिकेटर्स टेल यू व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट इन अ सेंटेंस या स्टेटमेंट में क्या आने वाला है, या फिर किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात चल रही है, पहले क्या बात हुई थी, अब बाद में क्या बात होने वाली है। उसके अकॉर्डिंगली हमको आंसर्स को रीड आउट करना शुरू करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट इंडिकेटर्स हैं, अगर किसी बारे में हमको बात कर रखी है और उसके कॉन्ट्रास्ट में वर्ड हो रहे हैं, तो उनको छांटना चाहिए कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमको ये आइडेंटिफाई करवा पाए कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में कोई बात चल रही है या फिर किसी ऑपोजिट डायरेक्शन में बात चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे कि ऑल्दो वर्ड होता है, ऑल्दो जैसे वर्ड होता है वो हमेशा बताता है कि एक चीज जो है कॉन्टेक्स्ट में चल रही थी, पर उसके अलावा उसके अलग से सब चीज जो होती है उसके बारे में बताता है। सपोर्टिव इंडिकेटर्स होते हैं जो कि एक चीज को फर्दर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे वर्ड्स हमको छांटने होते हैं, या फिर किसी को ऐसे वर्ड्स जो कि कॉज या इफेक्ट बताते हो, बिकॉज वगैरह जो वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस में आ रहे हैं, तो हमको पता चलता है यहाँ पे किसी चीज का कॉज या इफेक्ट वो शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पे अटेंशन टू द नेचर ऑफ ब्लैंक्स। नेचर ऑफ ब्लैंक्स के ऊपर हमको अटेंशन देना चाहिए। मतलब सेंटेंस के अंदर अगर ब्लैंक आया है, वो किस जगह पे प्लेसिंग आया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सिंपल जो होता है वो होता है सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। ये सबसे बेसिक फॉर्मेट है एक सेंटेंस का। तो अब यहाँ पे कहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आ रहा है, और इन बिटवीन यहाँ पे भी कहीं बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं, या फिर किसी और तरीके के प्रीपोजिशन लगा दिया, मॉडिफायर लगा दिया, एडवर्ब लगा दिया। ये सारी चीजें इस सेंटेंस में इन्हीं फॉर्मेट में आती है। तो वो कब कौन सी जगह पे लग रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना कि अच्छा अगर शुरुआत में है तो इट मस्ट बी सेइंग अबाउट समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, अगर बीच में कहीं है तो शायद वो वर्ब के बारे में बता रहा होगा, और अगर इन द एंड है तो वो ऑब्जेक्ट को ही शो कर रहा होगा। इस तरीके से हम इनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पे अटेंशन टू वोकैबुलरी। वोकैबुलरी एज आई सेड कि टेंस के अंदर, हाँ तो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा जो कि है, हाँ तो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा जो कि है पे अटेंशन टू द वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में जैसे कि हमने अभी तक पढ़े कि हमें प्रॉपर कोर ग्रामर टॉपिक्स के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया, इसके अलावा कभी कभी वोकैबुलरी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो उसके अंदर है हमारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वर्ड मीनिंग, ये सारी चीजों का भी हमको ध्यान रखना होता है। इसके बाद में है पे अटेंशन टू फिक्स्ड प्रपोजिशंस। अब कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशंस जो होते हैं उसके ऊपर वेरियस टाइप के हमारे प्रपोजिशंस होते हैं, और उनके साथ में हमको फिल इन द ब्लैंक दिया होता है कि कुछ प्रपोजिशन जो होते हैं वो पर्टिकुलर वर्ब के साथ में, पर्टिकुलर थिंग्स के साथ में ही ऐड ऑन होते हैं, और उन्हीं के अंदर हमको एरर डिटेक्शन या फिर इस तरीके के फ्रेज रिप्लेसमेंट या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हमको छांटने होते हैं। जैसे कि लेट्स रीड दिस एग्जांपल, यस्टरडे आई सॉ अ ट्रक ड्राइवर हु वाज ब्लाइंड डैश लेफ्ट आई। अब ब्लाइंड के साथ में ये चारों प्रीपोजिशन चारों अलग अलग मीनिंग डिनोट करते हैं। तो एज आई सेड कि कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो भी देखना ही है हमको, और प्रीपोजिशन जो कि हमारा एक कोर टॉपिक है ही ग्रामर का वो भी देखना है, क्योंकि ब्लाइंड इनका भी मतलब होता है, ब्लाइंड विथ का भी मतलब होता है, ब्लाइंड ऑफ का भी मतलब होता है, ब्लाइंड फ्रॉम का भी मतलब होता है। तो चारों के साथ में अप्रोप्रिएटली कहाँ पे जाएगा उसको हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट इज पे अटेंशन टू कनेक्टर्स या फिर लिंकर्स। जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं उनके ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए। जैसे किसी सेंटेंस के अंदर कुछ कनेक्टिंग वर्ड हमको दिख रहा है, तो एक हाफ ऑफ द सेंटेंस का अनदर हाफ ऑफ सेंटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उन चीजों को भी हमको ध्यान में देकर के फिल इन द ब्लैंक्स हमको या फिर फिलर्स करने होते हैं। नेक्स्ट इज पे अटेंशन टू कोलोकेशन वर्ड मैचिंग टेक्निक, यानी कि एक वर्ड किस और दूसरे वर्ड के साथ में अटैच होता है या मिक्स होता है, उन सब चीजों के साथ में भी हमारा फिलअप्स को जो है किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी इंडिविजुअल हैज अप्स एंड डैश इन हिज और हर लाइफ। तो यहाँ पे अप्स के साथ में राइजेज, अप्स या डूइंग, अप्स या बिलो, ये सब नहीं जाएगा, अप्स एंड डाउन्स
ये जाता है। तो ये बेसिक चीजें होती हैं जिसके अंदर हमको पता होता है कि हाँ भाई एक कोलोकेशन हमारे साथ में चलने वाले पैर या पेयरिंग किसके साथ में बनती है। इसके बाद है पे अटेंशन टू टोन ऑफ द सेंटेंस या फिर पैसेज, कि हमारे जो पैसेज है वो किस टोन में बात कर रहा है, क्रिटिकल टोन में है, फनी टोन में है, सिंपल या न्यूट्रल टोन में है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है, किसी ऐसी चीज में किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारे ऑप्शंस जो होंगे उनको एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर एक एक को पुट करके देख सकते हैं। पे अटेंशन टू एलिमिनेशन टेक्निक, एज आई सेड कि हम सभी में लगाते चल रहे हैं वो एलिमिनेशन टेक्निक, कि हमारे पास जब हमको 4 ऑप्शन दिखे तो हमको एक अप्रोप्रिएट आंसर या तो पहली बार में मिल जाता है या फिर हमको एलिमिनेट करने होते हैं कि दिस इज नॉट सूटिंग टू द सेंटेंस या फिर पैसेज को ये सूट नहीं कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हम उनको एलिमिनेट करते हैं। जैसे कि नेचर ऑफ द ब्लैंक, मान लीजिए 4 ऑप्शन है और आपके पास फर्स्ट में ब्लैंक दे रखा है, तो आप जो 4 ऑप्शन है उसमें से मोस्टली आप सब्जेक्ट ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आगे कोई और किसी और तरीके का है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट शो कर रहा है वो ऑप्शन, या फिर कोई कुछ और शो कर रहा है, वर्ब शो कर रहा है, तो उसको आप एलिमिनेट करेंगे फॉर फर्स्ट। वर्ड फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन, जो भी सेट होता है प्रिपोजिशन का कि किस प्रिपोजिशन के साथ में क्या आना चाहिए, क्या नेक्स्ट वर्ड फॉलो होना चाहिए, क्या नेक्स्ट थिंग आनी चाहिए, नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रपोजिशन के साथ में भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। टोन ऑफ द पैसेज के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 4 वर्ड्स हैं, उसमें से 3 हैं वो नेगेटिव फॉर्म में है और एक पॉजिटिव फॉर्म में, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज एंड अकॉर्डिंग टू द टोन ऑफ द पैसेज हम उसको डाल सकते हैं। उसी तरीके से कनेक्टर लिंकर, जैसे कि जो भी हमने पहले रूल्स पढ़े उन्हीं के बेसिस पे हम एलिमिनेट करके इन फिल इन द ब्लैंक्स को चेक करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फिलअप्स का। नेक्स्ट इज ऑड वन आउट। तो पहला जो था वो था हमारा क्वेश्चन पैटर्न जो बनता है वो था फिलर्स का, जहाँ पे हमें वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों को मिक्स करके एक साथ तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट इज ऑड वन आउट। ऑड वन आउट इज नथिंग बट हमको 4 सेंटेंसेस दे देंगे और उन चारों में से कहा जाएगा कि इनमें से एक ऑड वन आउट जो कि सेंटेंस या कंटेक्स्ट को फॉलो अप नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है उस टोन को, उसमें से एक को आप एलिमिनेट करिए। तो उसको करने के क्या तरीके हो सकते हैं, तो उसे हम करते हैं। पहला है डिफरेंस इन टोन। जनरली सबसे बेसिक ये है कि चारों लाइंस को आपने ध्यान से पढ़ना है और उन चारों लाइंस में से किसका अफर्मेटिव जा रहा है, किसका इंटरोगेटिव जा रहा है, किसी का नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, क्रिटिकल जा रहा है, जो भी टोन मैच नहीं कर रही है जिसकी, सिंपली उसको हमें एलिमिनेट कर देना है। यहाँ पे हमको ये देखने की जरूरत नहीं होती कि वो ग्रामेटिकली सही है कि ग्रामेटिकली नहीं सही है, वो तो आपको फर्स्ट हैंड पता चल ही जाएगा। अगर नहीं भी चलता तो सबसे पहले हमको टोन देखनी होती है, फर्स्टली हमको टोन देखनी होती है। अगर टोन सही है तो हमको उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि सेंटेंस वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर टोन हमको ऑड वन आउट दिख जाती है तो हमको वो एलिमिनेट कर देना है और आपको नेक्स्ट आंसर मिल जाएगा। और इसमें 2 तरीके से पूछते हैं, या तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से सही सेंटेंस कौन सा है वो निकालना है, या फिर इन चारों में से एक सेंटेंस जो नहीं मैच कर रहा है उसको निकालना है। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन टेंस। तो 4 ऑप्शंस आपके पास, 4 सेंटेंस होंगे और चारों सेंटेंस का अपने आप में या तो कनेक्शन होगा, टेंस सिमिलर टेंस होगा, या तो कनेक्टिव टेंस होगा। उसमें से एक जो होगा आपका टेंस नहीं उसके साथ में मैच करेगा, उसे हम निकालते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन आइडिया। मान लीजिए 4 सेंटेंस में से 3 सेंटेंस जो होंगे वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं और एक बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहा है। और नेक्स्ट इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, जो कि सेम। तो इन चारों का बेसिकली मतलब एक ही है कि जो भी एक पूरे 4 सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस ऑड वन आउट निकले उसको हमें निकालना है, पर हमें चेक किस ऑर्डर में करना है। पहला है टोन से, फिर टेंस से, फिर आइडिया से, फिर कॉन्टेक्स्ट से। तो इस ऑर्डर में ही अपने को जो चारों सेंटेंस होंगे उनको पढ़ के और इन्हीं चारों के अकॉर्डिंगली इनके साथ में चेक करना है। अब नेक्स्ट इज स्पेलिंग। देखो स्पेलिंग का क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे सिंपल फॉर्म में अगर पूछते हैं तो वो स्पेलिंग ही पूछते हैं कि हाँ भाई स्पेल द ऑड वन आउट, या फिर इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी, या फिर इनमें से गलत स्पेलिंग कौन सी है। 4 आपको स्पेलिंग्स दे दी जाएगी, 4 वर्ड दे दी जाएगी, उनमें से एक बताना है कि कौन सा ठीक है या फिर कौन सा इनमें से गलत है। तो सबसे पहले तो जो अभी रूल्स हम पढ़ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस हमें स्पेलिंग्स के लिए रेगुलर रीडिंग करनी ही पड़ेगी। वर्ड मीनिंग्स पे थोड़ा ध्यान दो, अभी से दे दो, और साथ के साथ में आप रीडिंग हैबिट्स जो हैं आपकी उनको सुधारो।
क्योंकि स्पेलिंग्स का बेसिक यही है कि आपके मेमोरी बेस बहुत ज़्यादा होती हैं, आप हर वक्त जो है ये कि हमारा कौन सा वर्ब है उसके साथ में क्या जुड़ गया है, उसको साथ में कैसे हम लिखेंगे, क्या चीज़ डबल हो जाएगी, क्या चीज़ नहीं होगी, कौन सा वावल हट जाएगा, कौन सा कॉन्सोनेंट है रह जाएगा, इसको हम हर बार नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए जितने आपकी रीडिंग हैबिट्स बढ़ेंगी उससे हमारी स्पेलिंग्स और उनके वर्ड मीनिंग्स हमारे दिमाग में स्टोर होते जाएंगे। पर फिर भी हम देख लेते हैं कुछ ऐसे रूल्स या फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि हम गलती करने से बच सके, क्योंकि एक ही वर्ड को 4 तरीके से जब लिखते हैं तो कंफ्यूजन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उनमें ये ट्रिक्स काम करती है। लेट्स गो थ्रू द वन बाय वन। तो पहला है रूल फॉर सिंगल एंड डबल एल। अच्छा, जो भी शब्द है, कोई भी वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल फुल, वेल, ऑल, ये कुछ इस तरीके के शब्द होते हैं, कुछ इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जो कि एज सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स मतलब पहले या बाद में लगने वाले, इनके साथ में एड ऑन और होंगे, आगे या पीछे लगेंगे इनके वर्ड। तो तब उस केस में कैसे इनकी जो स्पेलिंग होगी वो चेंज हो जाएगी या नहीं होगी। तो उसमें है कि दे आर ऑलवेज स्पेल्ड विथ ओनली वन एल, एक बार ही एल आएगा। जैसे फुल है उसमें डबल एल आता है तो एक एल गायब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ब्यूटी इज इटसेल्फ अ वर्ड और फुल इज इटसेल्फ अ वर्ड, दोनों को कंबाइन किया तो यहाँ पे जब फुल के अंदर जो डबल एल आता है वो सिंगल हो जाएगा। तो उन्होंने यही कहा है कि जैसे ही फुल, वेल या आर, ऑल, ये तीनों वर्ड्स आते हैं और इनके आगे पीछे कोई और वर्ड भी जुड़ता है तो वहां पे हम सिर्फ सिंगल एल ही यूज करेंगे, ठीक है। बट हाइफनेटेड वर्ड्स रिटेन द डबल आई। लेकिन अगर हाइफनेटेड विच मीन्स दैट डैश इन बिटवीन, तो अगर ऐसे वर्ड्स आएंगे तब हमारे दोनों एल यूज होंगे। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव्स ऑफ अ वर्ड मस्ट रिटेन द डबल एल, मतलब फुल, फुलर जिसमें डिग्री वगैरह बता रखा हो तब भी हमारे दोनों एल यूज होंगे, हमारे एक सिंगल एल जो है वो नहीं काम आएगा। तो ये तो हुआ हमारा पहला रूल। इन रूल्स को 2-3 बार, जितनी बार भी हो सके आप गो थ्रू होंगे और उसके साथ में आप रीडिंग अपना हैबिट रखेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि एक ही, जब मान लीजिए आपके पास ब्यूटीफुल वर्ड है और ब्यूटीफुल के ही 4 स्पेलिंग्स दे रखी है तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज रूल्स टू डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट, कि फाइनल कॉन्सोनेंट जो भी होगा किसी वर्ड के अंदर उसको डबल कब करना है और कब नहीं करना है। तो ये बता रहे हैं डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट only if the word ends in a single consonant preceded by a short vowel and the suffix is a vowel suffix, या तो उससे पहले में जो है हमारा वाउल आना चाहिए या फिर शॉर्टर वाउल आना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर है इफ द वर्ड एंड्स इन CH, SH और CK देन वी डू नॉट डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट। मतलब अगर आपका वर्ड जो है उसके लास्ट में, एंड में CH या SH या CK इन चीज ये आ रहे हैं तो हमारे कॉन्सोनेंट जो फाइनल कॉन्सोनेंट होगा वो डबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बेंच लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बेंचेस के अंदर यहाँ पे डबल क्या नहीं होगा, यहाँ पे H वापस नहीं आ रहा है, हमारे फाइनल कॉन्सोनेंट जो है वो HCH वापस रिपीट नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट इज फाइनल कॉन्सोनेंट्स इन सिंगल सिलेबल वर्ड एंडिंग विथ F, L या S या Z, अगर इन चारों के साथ में यूजुअली अगर आ रहे हैं तो वो डबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मिस लिखा हुआ है तो S आ रहा है, यहाँ पे S रिपीट हो रहा है, तो अगर 2 बार S लिखा हुआ है तो सिमिलरली 2 ही बार इसको लिखा जाएगा, लाइक उसके साथ में जो भी एड ऑन हो रहा है, लाइक मिसेज यहाँ पे लिखा हुआ है तो 2 बार है, यहाँ पे सिंगल S नहीं गया है कि सिंगल S ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज इफ एन S फॉलोज U देन S इज नॉट यूजुअली डबल्ड। अगर S जो है वो U को फॉलो कर रहा है, मतलब U के बाद में S आ रहा है किसी वर्ड के अंदर, तो वो यूजुअली डबल नहीं होगा। इसी तरीके से इन मोस्ट वर्ड्स दैट एंड इन X एंड Y द फाइनल लेटर इज नॉट डबल। जब कोई शब्द ऐसा है जो कि X या Y के बाद एंड कर रहा है, X या Y से एंड कर रहा है, तो जो फाइनल लेटर होगा हमारा वो डबल नहीं किया जाएगा। इफ देयर आर 2 vowels the consonant is not doubled, these 2 vowels give long vowel sound। तो इसके अंदर क्या जा रहा है कि अगर किसी भी 2 वाउल के अंदर अगर दे रखा है कि अगर जहाँ पे 2 वाउल दे रखे हो तो जो कॉन्सोनेंट जो होगा ना वो डबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल BOAT, तो यहाँ पे 2 वाउल है O और A और इसका एंडिंग वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे डबल T नहीं किया है हमने, बोटिंग के अंदर डबल T नहीं लगा दिया, सिंगल T ही रहेगा।
पर इसी के साथ में है कि इसका एक्सेप्शन है, द कॉम्बिनेशन क्यू यू इज काउंटेड एज वन लेटर। इन दोनों को जब साथ में लिखते हैं तो इनको सिंगल लेटर में कंसिडर किया जाता है। देयरफॉर यू इज नॉट कंसिडर टू बी एन एक्स्ट्रा वाउल, तो ये दो वाउल नहीं लेंगे अपन, इसको एक ही वाउल लेंगे। इसीलिए कभी कभी इन जो शब्द, कभी कभी नहीं, इन शब्दों के साथ में हमेशा ये डबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्विज है, तो क्विज क्या, जैसे ही हमने फॉर्म चेंज करेंगे तो QUI ZZED, तो ये हो गए हमारे सेकेंड सेट ऑफ रूल्स। अब है हमारे रूल्स फॉर चेंजिंग Y to I। Here is one of those spelling rules that are remembered quite well, though we sometimes get a little confused when it comes to actually applying the rule and remembering the exception। कुछ changing words होते हैं, जैसे कि जिसमें I से end कर रहा हो या Y से end कर रहा हो वो, तो उसके साथ में हम डबल करेंगे कि नहीं करेंगे, कब कौन से कॉन्सोनेंट लगाएंगे, कब कौन सा वो लगाएंगे, उसके अंदर बात करी जाती है। This rule is applied when forming plurals and when adding सफिक्स, या तो सफिक्स लगाना हो मतलब किसी शब्द के बाद में कोई चीज लगानी हो, या फिर प्लूरल फॉर्म में उसको लिखना हो, तब जा करके हमारे जो ये रूल है वो काम आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ Y इज प्रिसीडेड बाय अ वाउल, अगर किसी वाउल से पहले आ रहा है Y, ठीक है, एड S टू द सफिक्स, ठीक है, बाद में आ रहा हो किसी वाउल के, तो हमें क्या करना होता है, S लगा देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर Y आ रहा है, Y आ रहा है कब, किसी वाउल से पहले, यहाँ पे प्ले के अंदर ए के बाद में वाई आ रहा है, यहाँ पे भी इंजॉय में भी ओ के बाद में फिर वाई आ रहा है, तो हमें क्या ऐड ऑन करना है, यहाँ पे एस जो होता है वो ऐड ऑन हो जाएगा, ईएस नहीं, एस ऐड ऑन होता है ओनली। नेक्स्ट इज वाई इज प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, अगर पहले लिखाया था कि वाउल के बाद में वाई आ रहा है और कॉन्सोनेंट के बाद में अगर वाई आ रहा है तो फिर चेंज हो जाएगा आई के अंदर, ऊपर एस था, यहाँ पे हम चेंज करते हैं तो आई के बाद में ईएस लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सोनेंट, क्राई के अंदर कॉन्सोनेंट है आर, उसके बाद में वाई आ रहा है और उसको हम चेंज करेंगे तो CR और वाई के जगह पे आई आ जाएगा एंड फॉलोड विद द ES सफिक्स। लेकिन अगर किसी भी बट इफ द सफिक्स एडेड टू Y बिगिन विद I देन Y रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर हमारे सफिक्स जो है वो Y के बाद में I से जुड़े हुए हैं तो हमारा Y जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तब यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है व्हेन एडिंग OUS मोस्ट वर्ड्स चेंज द Y to I बट देयर इज अ लार्ज ग्रुप दैट चेंजेस Y to E, ठीक है, अगर OUS आता है तो हमने क्या करना होता है, जब मोस्ट वर्ड जो है वो Y से I में चेंज हो जाते हैं, बट लार्जर ग्रुप जो होगा तो वो Y से E में चेंज होएगा। फॉर एग्जाम्पल विक्ट्री का विक्टोरियस हो जाएगा, इंजरी का इंजूरियस हो जाएगा, तो Y जो है हमारा चेंज होकर के IOUS के अंदर आ रहा है। अब है कुछ रूल्स जो कि रिलेटेड टू CK, C, IC या AC, जो भी वर्ड्स है जो इनके एंडिंग में ये सारे शब्द आ रहे हैं तो हमें कैसे चेंज करना है। CK इज यूज डायरेक्टली आफ्टर अ शॉर्टर वाउल वर्ड्स, तो इनके कुछ अपने आप में ही सेट ऑफ रूल्स होते हैं या फिर कुछ अपने ही कुछ मार्जिन होते हैं कि CK यूज डायरेक्टली आफ्टर अ शॉर्ट वाउल वर्ड अगर किया जा रहा है तो जनरली क्या होगा, ये मोनोसिलेबिक होगा या फिर सिंगल सिलेबल की बात होगी। एंड दिस ग्रुप में इंक्लूड पॉलोसिलेबिक सिलेबिक word then when the syllable is closed, a closed syllable is vowel followed by a consonant, consonant से वो follow होगा when a suffix is adding। for example pluck, locket, bacon, mock, tracker, stocking, तो यहाँ पे ये C इनके बाद में जो भी एड ऑन हो रहे हैं तो वो मोस्टली ऐसा ही होगा या फिर हमेशा ऐसे ही होगा कि वो कॉन्सोनेंट के बाद में जाएगा। तो जब भी आप किसी भी वर्ड के अंदर इन चारों को देखेंगे और उसके जस्ट बाद वाला आप लेटर देखेंगे तो वो कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए। अगर आप चार ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और ये चारों वर्ड्स आपको हिट कर रहे हैं तो इन चारों के बाद में ये देख लेना है कि उसके बाद में कॉन्सोनेंट है कि नहीं है। नेक्स्ट इज K is used at the end of the long vowel words and words that have a consonant after the vowel. This includes words that need a silent E. तो इसके अंदर ये बोल रखा है कि E जो है is used at the end of the long vowel. long vowel के बाद में अगर K का वर्ड यूज हो रहा है, K वर्ड यूज हो रहा है और वर्ड या फिर कॉन्सोनेंट के बाद में यूज हो रहा है तो इसके अंदर एक साइलेंट E की नीड होती है तो वो हम लगा देंगे।
Many words of Latin and Greek origin use A या C, AC for the K sound for a shorter vowel, especially words that end in IC या फिर AC, तो इनको mostly हम क्या करेंगे, क से प्रोनाउंस करते हैं। तो इनका यहाँ पे भी एंडिंग वर्ड जो होगा ये C, IC या AC से हमारा डिनोट होता जाएगा। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर यूजिंग CH एंड TCH। तो जहां पे हम TCH लगाते हैं एंड में या फिर CH लगाते हैं, तो उनके साथ में क्या रूल होंगे। अगर हम TCH इज यूज आफ्टर शॉर्टर वाउल, it is used mainly in single syllable word, but when used in multi syllable words it can be part of a shorter vowel syllable। तो fetch इससे पहले जो है उसमें क्या आ रहा है, CH से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स के साथ में हमारे फॉलो अप हो जाएंगे। नेक्स्ट इज CH इज यूज आफ्टर द लॉन्ग वाउल, या तो वो लॉन्ग वाउल के साथ में लगेंगे या फिर कॉन्सोनेंट आएगा इनसे पहले, उसके अलावा कुछ नहीं। बट कुछ एक्सेप्शंस है, फॉर एग्जांपल रिच, डिटैच, मच, वॉच एक्सेट्रा। रूल्स फॉर यूजिंग GE एंड DGE। ठीक है, तो GE इज यूज व्हेन अ J साउंड इज नीडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड हैविंग अ लॉन्ग वाउल साउंड एंड इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट फॉलोइंग द वाउल, या तो कॉन्सोनेंट आना चाहिए वाउल से बाद में, तब जाकर के हमारे GE का वर्ड जो होता है वो J साउंड के अंदर आ जाता है। GE नहीं बोल करके हम J साउंड के अंदर उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल RANGE, हमारा जो लॉन्ग वाउल है वो लग जाता है, जैसे कि रेंज के अंदर हम GE को जो है वो J से प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज DGE। DGE is used if the words has a shorter vowel and there is no consonant following the vowel। या तो कोई shorter vowel है या फिर कोई भी consonant जो है वो follow up नहीं कर रहा है vowel के बाद में। तो फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, ग्रज, तो ये DGE जो है ये हमारे इसके बाद में कोई भी शॉर्टर वाउल या तो हो सकता था या फिर कोई भी कॉन्सोनेंट जो है वो नहीं फॉलो अप कर रहा है, तब जाकर के हमारे ये तीनों लेटर्स आते हैं। इसके बाद है रूल्स फॉर यूजिंग AU एंड AW। The AU is used at the beginning or in the middle of a word. It is usually found in a closed syllable. For example, अगर AU आ रहा है या तो शुरुआत में ही आएगा या फिर बीच में ही आएगा, तो ये बेसिकली इंडिकेटर्स होते हैं कि हमारी प्लेसिंग के अकॉर्डिंग जो है वो ये वर्ड्स जो है कब लगेंगे, कब ये वाउल्स जो होंगे वो कहाँ पे हमारी प्लेसिंग होती है इनकी। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज AW इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड और सिलेबल। कभी भी किसी भी वर्ड के अंदर या तो AU आ रहा है या फिर AW आ रहा है तो इसकी प्लेसिंग पे ध्यान देना है, तो ऑटोमेटिकली स्पेलिंग का करेक्शन हमको पता चल जाएगा कि AU जो है या तो शुरुआत में आता है या फिर मिडल ऑफ द वर्ड के अंदर आता है, जबकि AW जो होगा वो हमारा एंड में आता है। इसके बाद है ABLE, एबल या एबल, IBLE, इन दोनों का वर्ड हम कब यूज करते हैं। एबल यूज होता है जबकि होल रूट वर्ड हो, किसी कंप्लीट एक आगे वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव या फिर हमारा नाउन प्रोनाउन हो करके या फिर हमारे वर्ब हो करके और उसके बारे में किसी रूट वर्ड के बारे में कंप्लीटली बता रहा हो, तो उसके अंदर अपन एबल यूज करते हैं। If the root word does not appear to be a complete word, it will probably take IBL। मतलब पहला जो शब्द है वो खुद में ही अगर पूरा नहीं होता है तो हम IBLE लगाते हैं, अदरवाइज हम एबल ही लगाते हैं, ABLE लगाते हैं। अ ग्रेट मेनी रूट वर्ड्स एंडिंग इन S या फिर T use the IBLE ending। also words ending in a soft C और soft G will also usually use the IBLE। तो इसके अंदर बेसिकली जो याद रखना है वो ABLE और IBLE के अंदर कि यहाँ पे ये याद रखना है कि जो रूट वर्ड होगा वो खुद में कंप्लीट एक वर्ड ऑलरेडी होगा, तब जाके हम एबल वर्ड लगाते हैं, अदरवाइज बाकियों के साथ में हम IBLE ही लगाते ही हैं। इफ द रूट वर्ड इज सॉफ्ट C और सॉफ्ट G साउंड, इट मस्ट रिटेन द साइलेंट E इफ द सफिक्स इज एबल। तो ये रिटेन, ये जब जैसे ही हमने इनके साथ में जब हम सिंगल वर्ड के साथ में यूज करते हैं तो E सेंटेंस जो है, E जो है हमारा वो जुड़ जाता है। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर यूजिंग OUS, IOUS, EOUS और UOUS। ठीक है, इनको एड ऑन करने के हमारे क्या रूल्स होते हैं, तो ये एट द एंड इन द एंड ऑफ द वर्ड लगेंगे हमेशा,
किसी न किसी वर्ड, किसी किसी वर्ब के पहले ये लग के और उसके बाद में इनकी एंडिंग होगी, तो ये किसके अकॉर्डिंग लगता है? इफ द मेजोरिटी ऑफ केसेस द OUS इज एडेड टू द रूट वर्ड और अ पोर्शन ऑफ द वर्ड रूट ऑलमोस्ट ऑलवेज एंड्स इन अ कॉन्स्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंट वर्ड के अंदर कॉन्सोनेंट के अंदर जब कोई शब्द जो है वो एंडिंग वर्ड कॉन्सोनेंट रहता है, तब जाके हमारा OUS जुड़ जाता है। नेक्स्ट इज इफ द रूट वर्ड एंड्स इन अ साइलेंट ई एंड द ई इज ड्रॉप्ड इन मोस्ट केसेस, अगर आखिर में ई वर्ड आ रहा है, जैसे कि नर्व के अंदर NERVE जो होता है वो नर्व का स्पेलिंग है, तो ई जो है वो हटा देंगे हम और उसकी जगह पे हम जो एड ऑन है वो OUS हो जाएगा, इन सब का नहीं OUS हो जाएगा। if the root word ends in a soft G followed by silent E sound, तो E is retained to protect the G but it is still silent, तो हम रखेंगे। फिर इसमें कहा गया है कि जैसे कि हमने E यहाँ पे साइलेंट E था तो E को हमने ड्रॉप कर दिया था जैसे ही हमने ये लास्ट सफिक्स ऐड किए थे, पर यहाँ पे ये कहा है लेकिन अगर G आ रहा है E से पहले तो दोनों की दोनों वहीं पे ही रह जाएंगे। If the root word end in soft C followed by silent E, then E is changed to I and has the SH sound, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर E आ रहा है और उससे पहले हमारा सॉफ्ट C आ रहा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन एक तो SH में हो जाएगा और E की जगह हम I लगा देंगे। ये सभी जो वर्ड्स हैं ये रूट वर्ड के साथ में जैसे ही हम इन शब्दों को लगाते हैं, जब इनको एडवर्ब की तरफ या फिर एडजेक्टिव की तरह से हम किसी भी वर्ब को यूज कर रहे होते हैं, जब हम ये ऐड ऑन कर रहे होते हैं तो इनके प्रोनाउंसिएशन के अंदर प्लस इनकी स्पेलिंग के अंदर क्या डिफरेंस आ जाता है, उन्हीं के लिए हम इनको पढ़ रहे हैं और ये सब चीजें हमारे कॉन्सोनेंट्स और वावल से ही क्लियर होती है। नेक्स्ट इज देयर आर सम कॉमनली यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स दैट हैव द EOUS ending even though the E is not protecting a soft G and is clearly pronounced. Logically most of these words use an I but they do not, मतलब कभी कभी ये बोल रखा है कि कभी कभी कुछ वर्ड्स है जो EOUS से एंड हो रहे हैं पर यहाँ पे जो है G जो होता है वो जरूरी नहीं है कि E के साथ में हम G को लगाएं ही लगाएं, ठीक है। If the root ends in Y, we change the Y to I and the new word will have the long E sound. अगर हमको रूट वर्ड में Y लिख रहा है तो हम उसको Y की जगह पे I कर देंगे और ये एक लॉन्ग E का साउंड जो है वो फॉलो करेगा। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर यूजिंग TION, SION, SSION और CIAN। इन सभी का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो इनको लगाने के क्या तरीके होते हैं? तो सफिक्स जो है शन SION इज अ वेरिएशन ऑफ TION, वो वेरिएशन ही है एंड यूजुअली बेस्ड ऑफ द रूट्स एंडिंग इन DS या फिर साइलेंट E या फिर कभी कभी T। तो कुछ शब्द जो है जो कि एंडिंग में DSE या फिर T होते हैं तब हम TION की जगह SION लगा देते हैं। नेक्स्ट इज वर्ड्स एंडिंग इन SS विल बी स्पेल्ड इन दिस फॉर्म, word ending in MIT will also use the double S। तो ये कुछ शब्द होते हैं जो ऑलरेडी जो वर्ड हैं जिनमें एंडिंग में S आ रहा है या फिर MIT आ रहा है, तो हमारे जो सफिक्स है वो एड ऑन जो होंगे वो डबल SION के साथ में हो जाएंगे। नेक्स्ट इज वर्ड्स एंडिंग इन CEDE एंड CEED ऑल्सो यूज द डबल S। अगर किसी शब्द के अंदर एंड में CEDE आ रहा है या फिर लास्ट में CEED आ रहा है तो जो हमारा S होगा वो डबल हो जाता है। The CIAN ending is almost always used to indicate a trade skill या फिर प्रोफेशन। ये खुद में एक इंडिकेटर होता है कि अगर एंडिंग में आपके किसी भी वर्ड के साथ में CIAN से सफिक्स एड ऑन हो रहा है तो वो हमको एलिमिनेट कर लेना चाहिए इस बेसिस पे कि किसी ट्रेड स्किल या फिर प्रोफेशन के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर यूजिंग LE, EL या फिर AL। इफ द रूट एंडिंग इन अ सॉफ्ट C और अ सॉफ्ट G साउंड इट कैन नॉट बी फॉलोड बाय LE और AL, इट मस्ट देयरफॉर यूज EL। अगर किसी भी वर्ड के अंदर एंड में सॉफ्ट C या फिर G का साउंड आ रहा है तो हम कभी भी उसको LE या फिर AL के साथ में नहीं एड ऑन करेंगे, EL के साथ में एड ऑन करेंगे। If the ending follows a hard C या फिर hard G, it cannot be
एंड विथ ई एल, उसके साथ में हमेशा एल ई या फिर ए एल ही रहेगा। ये सब बेस वर्ड्स जो होते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन पे और उनके मीनिंग पे ही डिपेंड करता है। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि हमारी रीडिंग स्किल्स और हमारे को पढ़ने का जो तरीका है उसको बार बार हमको चेक करते रहना है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ वर्ड्स एंडिंग इन ए एल आर एडजेक्टिव, जो भी वर्ड जो है वो ए एल के साथ में एंड कर रहे हैं वो सारे एडजेक्टिव डिनोट करते हैं। अभी चारों ऑप्शन दे दिया जाए आपको और इनमें से मान लीजिए टी आई डी ए एल, अब इसी को हमको चार ऑप्शन में दे दिया जाए तो टी ई डी ए एल, टी आई डी ई एल, टी आई डी एल ई, ये कर लिया जाए तो हमको यहाँ पे पता लगाना है कि फर्स्ट बेस जो है हमारा बेस वर्ड जो है वो कभी भी फॉलो अप होगा तो हमारे ए एल से ही उसको एडजेक्टिव, अगर हमको चार अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो एक जो वर्ड है कि हाँ ए एल से हमको एडजेक्टिव डिफाइन कर लेना है तो हम वहां पे उसको एलिमिनेट करके और उसको ऑप्शन चूज कर सकते हैं। A large number of words ending in le are nouns, और वहीं उसी तरीके से बोल रखा है कि अगर जहां पे भी वर्ड एंड कर रहा है le से तो वो हमको इंडिकेट करता है कि मोस्टली नाउन्स ही हैं। उसके बाद में है रूल्स फॉर आई जेड ई और आई एस ई, ये सिमिलर साउंड करने वाले वर्ड्स हैं इसीलिए हम कंफ्यूज हो गए, कभी कभी इनको रिप्लेस भी कर देते हैं। इसका क्लेरिफिकेशन यही बता रखा है कि कब कौन से वर्ड किसके साथ में जुड़ते हैं और कब कौन से वर्ड किसके साथ में नहीं जुड़ते हैं। उसी तरीके से रूल्स फॉर यूजिंग ए एन टी और ई एन टी, दोनों बहुत ही सिमिलर साउंडिंग वाले हैं पर कब किसके साथ में किस कॉन्सोनेंट के बाद में फॉलो होना है या फिर कौन कब किस वावल के साथ में फॉलो होना है और उसके एंड में हमको कब ए एन टी लगाना है और कब ई एन टी लगाना है उसके रूल्स बता रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल द सफिक्स ए एन टी इज यूज आफ्टर अ हार्ड सी और अ हार्ड जी साउंड, जब भी ए एन टी आएगा किसी शब्द के एंड में तो उससे पहले क्या होगा, या तो सी या फिर जी का साउंड होगा, ठीक है। उसी के साथ में जो ई एन टी है वो सॉफ्ट सी या फिर सॉफ्ट जी का जो भी साउंड दे रहा होगा उसके साथ में जाएगा, और ये प्रोबेबली जो फर्स्ट वर्ड है ए एन टी है वो डाउन होता है और ई एन टी वाला जो होता है वो हमेशा हमारे एडजेक्टिव्स को डिनोट करता है। तो ये सारे स्पेलिंग्स के रूल्स जो थे ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आपके बेस वर्ड जो होंगे वो क्लियर होंगे, वर्ड मीनिंग्स क्लियर होंगे, तब जाकर के हमको एक ही शब्द के अगर चार स्पेलिंग्स दे रखे हैं तो हम इन कॉन्सेंट और वोवल्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करके उनके बारे में रूल्स को सोच करके कि कब किसके साथ में कौन सी साउंड जाती है तो हम कौन सा सफिक्स या फिर प्रीफिक्स लगाते हैं, तब जाके ये रूल्स यूज होंगे। तो प्लीज अपनी रीडिंग हैबिट्स को अभी से ही देख लीजिए। इसके बाद में है जैसे कि हमारे फिलअप्स थे तो उसी का एक और टॉपिक हो सकता है जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे मॉडिफायर्स पूछ लिए जाते हैं। अब मॉडिफायर्स क्या होता है, मॉडिफायर्स कुछ नहीं, कुछ वर्ड्स या फिर फ्रेजेस जो कि दूसरे वर्ड्स या फिर दूसरे फ्रेज एक ही सेंटेंस में जो दे रखा है उसको मॉडिफाई करने का काम कर रहे हैं, उनको अपन मॉडिफायर्स कहते हैं। मॉडिफायर्स क्या होते हैं, मॉडिफायर्स दो तरीके के होते हैं, प्री मॉडिफायर्स या फिर पोस्ट मॉडिफायर्स। तो प्री मॉडिफायर्स इफ एनी सेंटेंस द मॉडिफायर विच आर प्लेस्ड आफ्टर डिटर्मिनर्स बट बिफोर द हेड ऑफ अ नाउन फ्रेज, एक सेंटेंस में डिटर्मिनर जो है हमारा उसके बाद में है कोई वर्ड बट नाउन जो बेस्ट नाउन है उससे पहले है तो उसे हम कहते हैं प्री मॉडिफायर, ठीक है। तो ये कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं, पार्टिसिपल्स होते हैं, यही चीजें होती हैं, यही शब्द जो हमारे एडजेक्टिव है या फिर हमारा एडवर्ब है या फिर पार्टिसिपल है, यही तो आते हैं ना नाउन से पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले इन्हीं शब्दों को रखा जाता है और डिटर्मिनर से बाद में आते हैं, तो ये होते हैं प्री मॉडिफायर्स। उसी तरीके से पोस्ट मॉडिफायर कौन से होते हैं, तो पोस्ट मॉडिफायर जो कि एडजेक्टिव एज अ पोस्ट मॉडिफायर, कभी कभी जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन प्रोनाउन के बाद में आता है। नेक्स्ट इज एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, रिलेटिव क्लॉज, आईएनजी पार्टिसिपल, ईडी पार्टिसिपल, टू इन्फिनेटिव क्लॉज या फिर अपोजिटिव क्लॉजेस एज पोस्ट मॉडिफायर्स। तो ये सारी चीजें जब भी हमारे स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस या फिर हमारे सेंटेंस के बीच में होती है या फिर बाद में होती है, नाउन प्रोनाउन के बेस वर्ड जो सब्जेक्ट होता है हमारा उसके बाद में जो वर्ड्स लगे होते हैं ये होते हैं पोस्ट मॉडिफायर्स। तो ये बेसिकली इस टॉपिक का मतलब यही है बताने का कि अगर आपके पास फिलर्स आते हैं और फिलर्स के अंदर आपको स्पेस जो दिया है, आपका ब्लैंक जो दिया है, वो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि अगर ये पहले दे रखा है, नाउन से पहले दे रखा है या बाद में दे रखा है, तो हम पता लगा ये प्री मॉडिफायर के बारे में या फिर
पोस्ट मॉडिफायर के बारे में। तो ये रहे हमारे मिसलीनियस 4 टॉपिक्स। विल कंटिन्यू सम अदर टॉपिक्स इन मिसलीनियस सीरीज। इसी सेम टॉपिक के अंदर, इसी सेम चीज के अंदर हम कुछ और क्वेश्चन पैटर्न्स के अंदर और कुछ और डील करने के लिए कुछ और टॉपिक्स डील करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। So please like, share and subscribe. See you in next class. Thank you.